जय हिंद। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं बिहार बोर्ड के छात्र और छात्रा के लिए भूगोल अध्याय 2 और इस अध्याय का नाम है कृषि एग्रीकल्चर। तो भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को खेती करने में आसानी होती है। और ध्यान देंगे कि भारतीय कृषि के महत्व के कारण क्या है। तो भारत के 69% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है और यहाँ के विशाल जनसंख्या को भोजन कृषि से ही प्राप्त होती है। जलवायु, मिट्टी एवं धरातल की विविधता के कारण भारत में चाय एवं गन्ना, इसके अतिरिक्त विभिन्न अनाज भी उगाए जाते हैं। तो ध्यान ये भी रखना है कि जलवायु भी यहाँ पर विभिन्न विविधता के रूप में पाई जाती है, जिसके कारण भारत में चाय, गन्ना के अलावा अन्य अनाज भी उगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आय में कृषि का बहुत बड़ा योगदान भी होता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय कृषि के महत्व के कारण को अगर आप बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न अगर आएंगे तो आपको जितना भी कारण 5 कारण बताया गया है उसको आप ध्यानपूर्वक समझ के और लिख देंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। भारतीय कृषि के प्रकार को समझेंगे। प्राचीन काल से ही कृषि आर्थिक क्रियाकलाप का बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया है। प्राचीन काल से ही जो कृषि है वह भारतीय लोगों को आर्थिक रुपये पैसा का मापदंड के रूप में काम किया है और यही कारण है भारतीय कृषि को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक जीविका कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यह प्राचीन काल में ही की जाने वाली कृषि है और इसमें लकड़ी का हल, कुदाल, खुरपी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और प्रारंभिक जीविका कृषि को मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। जी, आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थानांतरित कृषि का नाम भी झूम कृषि है। फिर आता है गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि, इस कृषि के अंतर्गत भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए बीजों के रखरखाव तथा मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो गहन जीविका कृषि जो होता है उसमें इस गहन जीविका कृषि के अंतर्गत भूमि के उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए बीजों के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है और मौसम की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। फिर आता है वाणिज्यिक जीविका कृषि। इस प्रकार की कृषि में किसान को अधिक पूंजी लगानी पड़ती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि जो किस प्रकार कृषि में किसान को अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक जीविका कृषि। और इस पूंजी में से रासायनिक खाद तथा सिंचाई के लिए किसान तकनीक इत्यादि चीज़ों को भी खरीदते हैं। और पंजाब एवं हरियाणा में बासमती चावल इसी पद्धति के कारण उगाई जाती है। तो वाणिज्यिक जीविका कृषि पद्धति के ही कारण पंजाब और हरियाणा में बासमती चावल उगाई जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। भारत में चाय, रबर, कॉफ़ी, गन्ना तथा केला इत्यादि रोपण फसल के उदाहरण हैं। आपको ध्यान रखना है कि रोपण फसल के अगर उदाहरण पूछ दिया जाएगा आपसे तो आपको जवाब देना है कि रबर, गन्ना और कॉफ़ी को रोपण फसल कहा जाता है। चाय असम, दार्जिलिंग, कॉफ़ी कर्नाटक और रबर का उत्पादन केरल में होता है। अब आता है फसल प्रारूप। फसल प्रारूप, भारतीय फसल के प्रारूप, कितने प्रकार के प्रारूप पाई जाती है। तो भारत में भौतिक विविधता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ खाद्यान्न माने कि खाद्य पदार्थ से निर्मित जितने भी चीज़ है, खाने योग्य पदार्थ, खाद्यान्न जैसे फसल, दलहन, सब्जियां इत्यादि उगाई जाती है। तथा भारतीय कृषि को ऋतु के आधार पर 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला आता है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल, तीसरा है जायद फसल। अब हम लोग खरीफ फसल और जायद फसल को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। रबी फसल, इसे जाड़े के मौसम में अक्टूबर एवं दिसंबर के बीच बोया जाता है तथा इसे अप्रैल से जून के बीच काट लिया जाता है। रबी फसल के मुख्य फसल है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों इत्यादि। और इसका जो उत्पादक क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि। फिर आता है खरीफ फसल। खरीफ फसल, इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा सितंबर और अक्टूबर के बीच काट लिया जाता है। और खरीफ फसल की मुख्य फसल है धान, चावल, मकई, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल एवं जूट। ध्यान रखना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में होती है। तो चावल खेती भारत में मुख्य रूप से कहाँ होती है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में। फिर आता है जायद फसल।
खरीफ एवं रबी फसल के बीच जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तो उसमें जो फसल उगाई जाती है उसे जायद फसल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार के फसल को गर्मा फसल के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे धान, मकई, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, लौकी इत्यादि। अब फिर हमको समझना है कि भारत की मुख्य जो फसल है उसका जो समय अवधि क्या है, किस किस ऋतु में किस किस प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो खरीफ फसल उगाई जाती है जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, खरीफ उसका जो अवधि होती है। और जो खरीफ फसल का जो उगाने का जो समय होता है ऋतु, वर्षा काल में होता है। और इसके जो प्रमुख फसल होते हैं चावल, मकई, जूट, बाजरा, मूंग, कपास इत्यादि। फिर आता है रबी फसल, अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक रबी फसल की अवधि होती है। और इसका जो समय होता है शीतलहरी होता है। और इसमें इसकी जो प्रमुख फसल होते हैं गेहूँ, जौ, चना, मसूर, मटर, सरसों इत्यादि इसके प्रमुख फसल होते हैं। फिर आता है जायद को मार्च अप्रैल से मई जून तक, जून अब के बीच बोया जाता है। और जो इसका जो समय होता है ग्रीष्म गर्मी के मौसम होता है, जिसमें ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, लौकी इत्यादि का उगाया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख फसलें, मुख्य फसलें। भारत में अनेक प्रकार की फसलें भी उगाई जाती है, जैसे धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन इत्यादि, पेय पदार्थ इत्यादि को उगाया जाता है। और इसमें प्रमुख रूप से सबसे पहले हम लोग चावल की और चर्चा करेंगे। चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, अर्थात भारत के लोग मुख्य रूप से चावल को खाद्यान्न फसल के रूप में उपयोग करते हैं और इसे खाते हैं। और इसी पर भारत की अधिकांश जनसंख्या भी निर्भर करती है। इसका जो तापमान होता है कम से कम 24 सेंटीग्रेड होता है। वर्षा होता है 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। फिर आपको ध्यान रखना है कि इस चावल के लिए मुख्य मिट्टी क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसका जो उत्पादन और वितरण क्षेत्र होता है चावल के, मुख्य रूप से उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम में चावल की खेती की जाती है। चावल के बाद भारत की दूसरी खाद्यान्न फसल के रूप में हम लोग गेहूँ को जानते हैं। और इसके उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो ध्यान ही रखना है कि जो गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है। और इसके लिए जो तापमान होता है 50 सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड तक। नोट में ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। फिर चावल के बाद गेहूं और गेहूं के बाद जो मकई, तो इस मकई को मोटा अनाज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग मनुष्य के भोजन और पशुओं के चारा के लिए भी किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में इस फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है। और मकई का जो उत्पादन होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के भी कुछ इलाके में मकई का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है गन्ना। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा होता है और इससे मीठा रस निकाला जाता है तथा इससे ही गुड़ एवं चीनी भी तैयार की जाती है। यही कारण है कि भारत को गन्ने की जन्मभूमि भी कहा जाता है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि भारत को किसकी जन्मभूमि कहा जाता है, तो ध्यान देना है कि गन्ने की जन्मभूमि। इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड तक। और जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, इसका जो क्षेत्र है किसकी क्षेत्र में पाया जाता है, कन्याकुमारी, पंजाब के गुरुद्वारपुर इत्यादि। चाय में थीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। और ध्यान देना है कि चाय का जो उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य का नाम है असम, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने 1834 ईस्वी में पहली बार यूरोप से चाय का पौधा लाया था। और चाय के लिए तापमान जो पर्याप्त होता है 25 सेंटीग्रेड से लेकर के 30 सेंटीग्रेड तक। कॉफ़ी की 3 किस्में होती है। पहला किस्म का नाम है अरेबिका, दूसरा है लिबेरिका और तीसरा है रोबस्ता। रेशेदार फसल के अंतर्गत हम लोग कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम इत्यादि को देखते हैं। और रेशम का जो कीड़ा होता है शहतूत के पत्ते खा करके बड़ा होता है। फिर आता है कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। और कपास के लिए मिट्टी जो उपयुक्त होती है काली मिट्टी। इसका जो क्षेत्र होता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश।
हरित क्रांति को हम लोग बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960-70 के दशक में हुई थी और इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई का प्रयोग करके खेती में क्रांति पैदा की जाती है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले विश्व स्तर पर हरित क्रांति की जो शुरुआत किया था प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था और भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। वैश्वीकरण के बारे में हम लोग समझेंगे। वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को जब विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ अगर जोड़ देते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। FCI के बारे में हम लोग समझेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो स्थापना की गई थी 1965 ईस्वी में की गई थी और इसका जो कार्य होता है किसानों से अनाज खरीद करके इसका भंडारण किया जाता है। फिर हम लोग समझेंगे वर्धन काल। वर्धन काल किसे कहते हैं? तो फसल को बोने, बढ़ने एवं पकने के लिए जो उपयुक्त मौसम होती है उसे ही वर्धन काल कहा जाता है। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से होता है और पीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से होता है। आपको ध्यान देना है कि नीली क्रांति, मछली का जो आँख होता है नीला होता है, जिसके कारण मछली, उसे नीली क्रांति कहते हैं। मछली के उत्पादन को नीली क्रांति कहते हैं और जो पीली क्रांति जो बोला जाता है उसको सरसों के उत्पादन होता है, क्योंकि सरसों का जो रंग होता है पीला होता है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से, क्योंकि श्वेत मतलब क्या? सफ़ेद, और जो सफ़ेद क्रांति जो लाया गया था भारत में दूध की कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी। और हरित क्रांति का जो संबंध होता है अनाज की उत्पत्ति या खेतों की हरियाली से होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।